Good morning everyone. Welcome to Shahid Pramod BA B.Ed 4 years integrated course. Your subject is history and today topic is the rise of Magध Empire. मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य जो एक महाजनपद था, वह साम्राज्य के रूप में उसका उत्कर्ष कैसे हुआ और उसमें किन किन शासकों का कितना योगदान रहा और उन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी और आर्थिक स्थिति थी, वह मगध के उत्कर्ष में कैसे योगदान देती है। तो आप देखते हैं कि 6ठी शताब्दी BC में 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में आपसी संघर्ष उत्पन्न हुआ और जिसमें प्रमुख महाजनपद जो थे वह थे कौशल, अवंती, मगध और वत्स। लेकिन इन सब में मगध जो है सबसे प्रमुख रूप से उभर कर आया और एक साम्राज्य का रूप लेता है। इस साम्राज्य का रूप लेने में मगध का किन किन स्थितियों ने सहयोग दिया वो आप देखते हैं। तो आप देखते हैं कि मगध के उत्कर्ष में पहले तो आप देख ले, मगध का जो संस्थापक थे वह महाकाव्यों के अनुसार जो थे वह बृहद्रथ को माना जाता है। मगध का वास्तविक संस्थापक महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ को माना जाता है, जो जरासंध का पिता और वसु का पुत्र था। अब हम आते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय के कारण कौन कौन से थे। मगध साम्राज्य के उदय के जो कारण थे तो पहला था भौगोलिक कारण। पहला आप देखते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय में भौगोलिक कारण, किसी भी साम्राज्य के उदय में या किसी भी राजा का जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता उसमें वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। तो आप देखते हैं कि मगध का जो दो राजधानी थी, गृहव्रज या राजगृह या पाटलिपुत्र, दोनों ही सामरिक रूप से सुदृढ़ थी। आप देखते हैं कि राजगीर जो था वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यानी दुश्मन उस पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। ये लोग दूसरे पर आक्रमण करते थे और उसको जीतते थे। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि अब तोप का आविष्कार हो चुका है सब चीज़, लेकिन उस समय तोप का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए मगध के लोग जो थे वह सुरक्षित थे। उसके बाद आप देखते हैं कि पाटलिपुत्रा राजधानी बनती है, जिसे उदयन बसाता है पाटलिपुत्र शहर को। तो आप देखते हैं कि पाटलिपुत्र जो है गंगा, सोन और गंडक के संगम पे बना है। पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन के संगम पे है और बाद में पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर जाने पर सरयू नदी भी उसमें जाकर मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी पहाड़ियों से, जहाँ राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, दुर्भेद बना हुआ है, वहीं यह पाटलिपुत्रा जो है जल मार्ग से दुर्भेद बना हुआ है, यानी जल मार्ग के कारण इस पर कोई और दूसरा आक्रमण करके जीतने में सक्षम अपने आप को नहीं पाता है। आप देखते हैं कि उत्तर पश्चिम से सोन और गंगा नदी से घिरा हुआ है पाटलिपुत्रा और दक्षिण और पूरब से पुनपुन नदी। तो आप देखें कि भौगोलिक स्थिति भी मगध के उदय में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे। उसके बाद हम आते हैं आर्थिक स्थिति पे। आर्थिक कारण भी दूसरा है आपका आर्थिक कारण। किसी भी साम्राज्य के उदय में आर्थिक कारण भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि
आर्थिक कारण में कि पाटलिपुत्र जो उसकी राजधानी है, तो वहाँ पे आर्थिक कारण जो है कि अधिशेष, आप एक अधिशेष वर्ड सुने हैं। अधिशेष का मतलब होता है कि आपके उपयोग के बाद जो चीज़ें बचती हैं वो अधिशेष कहलाती हैं। तो कृषि के क्षेत्र में यहाँ विकास होता है, और कृषि के क्षेत्र में विकास होने का सबसे बड़ा कारण जो है वह लोहे का खोज है। लोहे, और मगध के पास लोहा जो है वह प्रचुर मात्रा में था। ये छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वह लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता था, जिससे जंगल की कटाई वगैरह में सहयोग मिला, कृषि के लिए औजार बनाने में सहयोग मिला, और खेती जो है वह प्रचुर मात्रा में हुई, और वह जो अनाज जो उनसे बच जाता था उसका वह व्यापार करते थे। दूसरा कि जल मार्ग होने के कारण, जल से घिरे होने के कारण वह व्यापार और वाणिज्य का भी उनको प्रसार हुआ और उससे उनकी समृद्धि बढ़ी। इसके अलावा आप देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी, वर्षा का पानी जिससे कृषि का विकास होता है। इसके अलावा आप देखते हैं तीसरा कारण है मगध के उदय में राजनीतिक कारण। किसी भी साम्राज्य के उदय में वहाँ की राजनीतिक कारण जो है बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। तो आप एक चीज़ तो आप पहले देख लें कि जो है कि मगध राजनीतिक कारण समझने से पहले मैं एक चीज़ है कि मगध का जो वर्ड है मगध साम्राज्य, उस शब्द का जो है हमें सबसे पहले उस राज्य के बारे में कहाँ से पता चलता है। तो मगध का साम्राज्य का जो सर्वप्रथम नाम है वो हमें मिलता है यजुर्वेद और अथर्ववेद से। कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद और अथर्ववेद से। उसके बाद हम आ रहे हैं कि मगध के साम्राज्य के उदय में वहाँ जो है सैनिक संगठन जो है, सैन्य संगठन, वह महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। वहाँ के जो शासक है, शासकों का योगदान हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक, उनका योगदान भी महत्वपूर्ण। वहाँ वो जो शासक थे वह अपने साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे थे। दूसरा है स्वतंत्र वातावरण। स्वतंत्र वातावरण से है कि रूढ़ि विरोधी थे। मगध के लोग जो थे वो रूढ़िवादी नहीं थे। वहाँ ब्राह्मण व्यवस्था जो थी वह कठोरतम नहीं थी। तो ये सारे रीजन जो थे वह मगध के उत्कर्ष में प्रमुख योगदान निभाते हैं। उसके बाद हम आते हैं मगध में वंशों के क्रम पे। आप देखते हैं कि ये तो हो गए कि कारण मगध के उदय के। उसके बाद हम आते हैं कि मगध का जो उदय होता है उसमें कौन कौन से वंश का प्रमुख योगदान है। तो पहला है हर्यक वंश। पहला है हर्यक वंश। यह है 544 BC से 412 BC। दूसरा है आपका शिशुनाग वंश। यह है 412 BC से 344 BC। और तीसरा है नंद वंश। यह है 344 BC से 324
या 23 BC, कहीं कहीं 324 और कहीं कहीं 323 BC मिलता है। उसके बाद हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश, इसका है एक 184 BC। तो आप देखते हैं कि मगध वंश का प्रथम शासक जो था वह हर्यक वंश से है, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। यह पितृहंता वंश के रूप में प्रसिद्ध है। तो पितृहंता वंश के रूप में यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसके जितने भी शासक हुए हैं वह अपने पिता की हत्या करके राजा बने, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वह बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक जो था वह बिंबिसार था। वह 544 BC से 492 BC तक उसने मगध पर राज्य किया। उसने राजगीर शहर को बसाया और राजगीर को ही अपनी राजधानी बनाई। उसके समय में उसका जो राजवैद्य था जीवक, उसको उसने सबसे पहले जब बुद्ध बीमार पड़े थे तो कुशीनारा में, तो वहाँ पे उसने बुद्ध की सेवा करने के लिए जीवक को भेजा था। और उसके बाद अवंती के राजा चंद प्रदोत को जब पीलिया रोग हुआ था तो उसकी सेवा करने के लिए उसने उसको भेजा। आप देखते हैं कि ये तो हुआ उनसे जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें, लेकिन जब आप देखते हैं कि मगध के उत्कर्ष में उसका योगदान जब आप पढ़ेंगे तो देखते हैं कि बिंबिसार जो है वह तलवार के दम पे अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करता है। वह एक कूटनीति चाल चलता है कि वह वैवाहिक संबंध के आधार पर वह अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और सबसे पहले वह जो शादी करता है वह है कौशल के राजा की बहन से। कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, उनकी बहन महाकौशला देवी से वह शादी करता है। और कौशल राज्य की राजकुमारी से शादी करने के बाद उसे काशी का एक राज्य मिलता है जिसे 1 लाख रुपए वार्षिक आय की प्राप्ति होती है। और कौशल और वत्स राज्य जो है, मैंने पहले भी बताया है कि वत्स भी एक महाजनपद था। कौशल और वत्स की मित्रता थी। तो आप देखेंगे कि जब मित्र का रिश्तेदार है तो जाहिर सी बात है उस पर आक्रमण नहीं करेगा। तो मगध जो है वत्स की तरफ से भी निश्चिंत हो गया, वत्स राज्य की तरफ से वह निश्चिंत हो गया, क्योंकि कौशल से उसके वैवाहिक संबंध हो जाते हैं तो वत्स भी उस पर आक्रमण नहीं करेगा। दूसरा शादी वह करता है लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री से, चेलना से। मैंने जब बुद्ध के बारे में आपको बताया था उस समय भी आपको यह जिक्र की थी। और वह अपने मगध के उत्तरी सीमा से निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि लिच्छवी जो थे, लिच्छवीवासी, वह रात्रि में उत्तरी दिशा से मगध पर आक्रमण करते थे और लूटपाट मचाया करते थे। अब मगध जो है अपनी उत्तरी सीमा से भी सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि वह लिच्छवियों से अपना वैवाहिक संबंध बनाता है और वहाँ के लोग अब उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। यह जानकारी जो है आपको विनय पिटक से मिलती है कि मगध पर लिच्छवीवासी जो हैं वह उत्तर की दिशा से आक्रमण करते थे। तीसरी शादी वह करता है क्षेमा से, जो मद्र देश की राजकुमारी थी। मद्र देश का जिक्र आपने महाभारत में सुना होगा। यह कुरुक्षेत्र के समीप है। महावज्ञ के अनुसार उसकी 500 रानियों का जिक्र मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से यही रानियां प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनका जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप देखते हैं कि अंग को जीत करके वह वहाँ का राजा, उपराजा, वायसराय अपने पुत्र अजातशत्रु को मनाता है।
अंग के जीतने के पीछे भी एक स्टोरी है। बिंबिसार के पिता अंग पर आक्रमण किए थे। बिंबिसार का पिता जब अंग पर आक्रमण करता है तो अंग का राजा जो है वह उसको हरा करके और मगध पर अधिकार कर लेता है। इस घटना को वह जो है अंग से बदला लेने के लिए उसने अंग पर आक्रमण किया था और अंग को जीत करके वह अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा यानी वायसराय घोषित करता है। मगध पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन जाता है जब वह अंग को जीत लेता है। वह पूरे बिहार संपूर्ण बिहार पर राज्य करता है। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे, यानी 300 लीग लगभग 900 मील बराबर जैसे 1448 किलोमीटर के क्षेत्र में मगध का साम्राज्य फैला हुआ था। आप देखते हैं